नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेपीएससी या फिर जेएसएससी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है ताना भगत आंदोलन। तो इसमें हम लोग ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड कंप्लीट फैक्ट्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ताना भगत आंदोलन के जो नेता रहे उनके बारे में भी हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि जो झारखंड का सिलेबस डिज़ाइंड है उसमें इन नेताओं से रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड, उनके जन्म स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और इसके अलावा पूरा ताना भगत आंदोलन को समझेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ, इसका कारण क्या था और कहाँ जाकर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ताना भगत आंदोलन का जो रीजन था, यानी जो एरा था, समय था, वो कब का था। तो ऐसा माना जाता है कि 1912 से 14 के बीच का जो समय है, यहीं से ताना भगत आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और इसके नेता कौन है? तो नेता आप इसके बगल में देख सकते हैं, ये इमेज है, इनका नाम है जतरा भगत। ठीक है, यही माने जाते हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। और आप देखेंगे कि जो जतरा भगत हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म याद रखिएगा कि गुमला में हुआ था। ठीक है, गुमला में, ये गुमला ज़िला है। अब गुमला ज़िला में कहाँ हुआ था? तो इनके गांव का नाम है चिंगरी नावा टोली। ठीक है, गांव कौन सा है? तो याद रखिएगा, गांव का नाम है चिंगरी नावा टोली गांव। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म स्थान जो था वो किस गांव में था। तो चिंगरी नावा टोली गांव में हुआ था। और ये जिस जनजाति से थे वो है उरांव। ठीक है, उरांव जनजाति से ये बिलोंग करते थे। और इनके पिता का नाम था कोहरा भगत। ठीक है, इनके पिता कौन है? तो पिता हैं कोहरा भगत, कोहरा। और माता कौन है? तो माता के बारे में भी याद रखिएगा, इनकी माता है लिबरी भगत, लिबरी भगत, और पिता हैं कोहरा भगत। ठीक है, कहीं कहीं नामों में अंतर भी मिलता है, लेकिन लगभग सिमिलर नाम ही मिलता है, तो याद रखिएगा। और इनकी पत्नी अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी पत्नी का नाम है बुधनी भगत, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बुधनी भगत जो है वो इनकी पत्नी हो जाती है। अब बात करें ताना भगत आंदोलन की, कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ता है। तो देखिए, होता यूँ है कि जब जतरा भगत बड़े हो रहे हैं, इसी समय में 1900 के आसपास आप देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो उलगुलान किया जा रहा है, यानी बिरसा मुंडा जो आंदोलन है वो अपनी समाप्ति की ओर है। और इस चीज़ को ये काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं कौन? जतरा भगत। इस समय में वो एक्टिव हैं, सोचने समझने की शक्ति में है, हालत में है। तो वो बिरसा आंदोलन का प्रभाव इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये भी नोटिस करते हैं कि किस तरह से बिरसा आंदोलन हिंसक हो जाता है, और हिंसक होने के कारण वो आसानी से अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए जब ये आंदोलन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अहिंसा की नीति को अपनाएंगे। ठीक है, तो अहिंसा की नीति अपनाने का दो कारण था। एक कारण तो ये था कि इन्होंने देखा था कि किस तरह से बिरसा आंदोलन को उसकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण दबाया गया था। और दूसरा कारण ये था क्योंकि ये आंदोलन आगे चल के गांधी जी के संपर्क में आता है। तो ये लोग गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका में जिस तरह से उन्होंने कई आंदोलनों को चलाया था और अहिंसा के जरिए वहाँ के अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया था, तो गांधी जी का भी प्रभाव इनके ऊपर पूरी तरह से था, क्योंकि ये गांधी जी को लगातार फॉलो कर रहे थे साउथ अफ्रीका से ही। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही गांधी जी 1915 में जब भारत आएंगे, तो उसके बाद ये लोग गांधी जी के संपर्क में रहेंगे, और गांधी जी जो काम करेंगे वो ताना भगत डायरेक्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी से ये संपर्क में रहते हैं, ये पॉइंट समझिएगा। अब सवाल बात करते हैं कि ताना भगत आंदोलन की, कि ताना भगत आंदोलन के कारणों में क्या रहा। तो कारणों में जनजातियों का जो भी आंदोलन हुआ है, जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, सभी के कारण सिमिलर रहे हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण विभिन्न मामलों में, जैसे आप देखेंगे कि आर्थिक मामलों में इनके ऊपर टैक्स काफ़ी भारी मात्रा में लगा दिया जाता था। इसके अलावा इनसे बेगार कराया जाता था, यानी काम करवाकर पैसा नहीं दिया जाता था। इसके अलावा इनके समय में एक बहुत ही फेमस पद्धति चल रही थी, कुली की पद्धति, कुली सिस्टम, यानी इनसे काफ़ी भारी सामानों को उठवाया जाता था और उसके बदले कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। तो एक ये भी बहुत बड़ा समस्या था। इसके अलावा जो जनजातियों की संस्कृति है, संस्कृति के ऊपर भी अंग्रेज़ों के द्वारा बुरा प्रभाव डाला जा रहा था। जैसे कि आप देखेंगे कि जो शराब है, इसका जो प्रभाव है वो जनजाति क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ता जा रहा था।
इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और हैं कि आप देखेंगे कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो जनजातियों का अपना धर्म है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। तो इस तरह से कई कारण रहे हैं। तो इस समय में जब 1900 के आसपास में जब ये बिरसा आंदोलन दब जाता है, फिर ताना भगत आगे बढ़ते हैं। और ताना भगत क्या करते हैं, तो ये अपने जनजातीय क्षेत्र में घूमते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि जितने भी ये कारण हैं इनसे निजात पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है, तो इन जो बाहरी हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उनको यहाँ से भगाया जाए, जैसा कि आप हर जनजातीय आंदोलन में देखते आ रहे हैं। जो महाजन हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो ज़मींदार हैं, इन लोगों को भगाना है, ठीक है। इसलिए इस आप आंदोलन में देखेंगे कि एक फेमस एक कविता भी बनाया गया था, एक तरह का नारा भी आप कह सकते हैं कि टन 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 टाना, टाना बाबा टाना, भूतनी के टाना, इस तरह का एक कविता भी है, ठीक है। और इसी कविता या फिर नारा आप कह सकते हैं, इसका उपयोग ये लोग करते हैं और उपयोग करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि इन लोगों को किस तरह से भगाया जाए, ये लोग क्या कर रहे हैं भारत में रहने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ताना भगत क्या करेंगे, मतलब जतरा भगत के बारे में अगर बात करें तो जतरा भगत शुरू में तो खुद जाते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अपने आप को धर्मेश का दूत घोषित करते हैं, ठीक है, धर्मेश का दूत। अब सवाल है कि ये धर्मेश कौन है, तो उरांव में प्रमुख जो देवता है, उरांव का जो सबसे ऊपरी देवता है जिसको वो लोग मानते हैं, उन्हीं को कहा जाता है धर्मेश, ठीक है। तो ये धर्मेश का दूत घोषित करते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि बिरसा मुंडा भी लोगों को अपने से कनेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, सिंगमोंगा का दूत घोषित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जतरा भगत भी यहाँ पर धर्मेश का दूत घोषित करते हैं और कहते हैं लोगों को कि मैं जो भी बात आपसे कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, वो कौन कह रहा है, वो धर्मेश कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनका दूत बन के आया हूँ। और इस समाज में अगर जल्दी ही परिवर्तन ना लाया जाए, यानी हम लोग अपने जो अपना कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसकी तरफ अगर नहीं झुकते हैं तो धर्मेश जो है हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह की बातें जनता में वो फैलाते हैं, जिससे जनता उनसे कनेक्ट हो जाती है। तो ये कहानी है। और ये जो घटना है ये 1914 की घटना है। और ऐसा माना जाता है कि एक हेसराग गांव है, वहीं पर ये तुरिया भगत नाम के एक प्रशिक्षक से इस तरह का, यानी जो ये दूत वाला है या फिर आत्मज्ञान की जो बोध होती है वो इनको प्राप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा, हेसराग गांव है और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो तुरिया भगत हैं या तरिया भगत इनको कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा मतलब इन्होंने क्या कहें, तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके वजह से इनको यानी जतरा भगत को आत्मज्ञान होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। अब जैसे ही आत्मज्ञान होगा ये लोगों को जागरूक करेंगे। कैसे जागरूक करेंगे, तो धर्मेश के नाम पर जागरूक करेंगे और लोग इनसे कनेक्ट होना चालू कर देंगे। लेकिन जैसे ही इनसे लोग कनेक्ट होना चालू करते हैं, जल्द ही अंग्रेज़ क्या करता है, इनको गिरफ़्तार कर लेता है। यानी 1914 में इनकी गिरफ़्तारी हो जाती है और 1916 में ये जेल से छूटते हैं और जेल से छूटने के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1916 में ये मर जाते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद भी ऐसा नहीं है कि ताना भगत जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ता है। आगे ये क्या होता है कि जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो ताना भगत इनके संपर्क में आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जतरा भगत हैं वो ताना भगतों को, जितने भी ताना भगत हैं, ताना भगत यानी जो इस आंदोलन में शामिल लोग हैं उन्हीं को ताना कह दिया जाता था, ताना भगत कहा जाता था। तो इन लोगों को गांधी जी के बारे में जतरा भगत काफ़ी बताते रहते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी कार्य पद्धति के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो अहिंसा को लेकर पूरे अंग्रेजी सरकार को झुका चुके हैं और आगे भी इस तरह का काम वो करेंगे भारत में आने के बाद। इसी वजह से आप देखेंगे कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो उसमें ये लोग जुड़ जाते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन है उसमें ताना भगतों का जो भागीदारी है वो काफ़ी प्रभावी रूप से दिखाई देता है। ये लोग लगातार गांधी जी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। जो विदेशी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना हो, स्वदेशी चीज़ें अपनाना हो, इसमें ये लोग काफ़ी आगे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1920 के बाद जो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, इसमें भी ये प्रमुख भूमिका में रहते हैं, सविनय अवज्ञा। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा कहा गया खादी का उपयोग, तो खादी के उपयोग में भी ताना भगतों का नाम ऊपर आता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि खादी का उपयोग जो है वो सभी को करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और हमारा देश और आगे जाएगा।
हमारे देश के जो भी कारीगर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो जो ताना भगत लोग हैं वो खादी के उपयोग को काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में अपनाते हैं और कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये लोग गांधी जी के संपर्क में आते हैं और अन्य विभिन्न आंदोलनों में पार्टिसिपेट करते हैं और ये लोग फिर आगे चल के 1940 में कांग्रेस के जो रामगढ़ अधिवेशन है वहाँ पर भी ये लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगत भाग लेते हैं और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, तो गांधी जी को 400 रुपये का एक कह सकते हैं आप कि गांधी जी को 400 रुपये का एक थैली देते हैं ये लोग। ठीक है, गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट करते हैं। किसको? गांधी जी को। क्यों देते हैं? क्योंकि गांधी जी ही इनके कौन हैं? मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के बताए गए रास्तों पर ये लोग चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 400 रुपये की थैली ये लोग गांधी जी को देंगे। कहाँ पर? तो 1940 का जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन है उसमें देते हैं। इसके अलावा इससे पहले 1917 में भी जब गांधी जी रांची आए थे तो वहाँ पर पहली बार ताना भगतों ने इनसे मुलाकात की थी। तो गांधी जी से 1917 में भी इन्होंने मुलाकात किया था और वहीं से ये लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और गांधी जी के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। गांधी जी के कहे अनुसार लगातार ये लोग काम करते हैं। उस तरह से आप देखें असहयोग आंदोलन हो या बीच में आप देखेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार हो, सब में ताना भगत आगे रहते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार, ठीक है, सब में ताना भगतों को आप एकदम आगे पाएंगे। और आपको पता ही है कि अहिंसा का जो मंत्र है वो गांधी से ये ग्रहण करते हैं और उसको जीवन भर अपनाते हैं। अब इनके प्रयासों का नतीजा क्या होता है? तो इनके प्रयासों का नतीजा आता है 1948 में, यानी आज़ादी के बाद। क्या होता है? तो ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी एक अधिनियम आता है। ठीक है, रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी एक अधिनियम आता है और इसके जरिए जितने भी ज़मींदारों के द्वारा ताना भगतों या उरांवों की जो ज़मीनें छीन ली गई थी वो इनको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी अधिनियम के द्वारा इनको वापस कर दिया जाता है। और मेन लड़ाई जो थी वो इनकी इसी चीज़ को लेकर थी कि हमारे ज़मीनों पर बाहरियों के द्वारा यानी दीकुओं के द्वारा, ये ज़मींदारों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो उस चीज़ को हमें वापस मिलना चाहिए। तो वो चीज़ जाके इनको 1948 में मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? तो ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम के माध्यम से मिलती है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि ताना भगतों का जो क्या नेचर है, इनके आंदोलन का क्या नेचर है और फिर आंदोलन का फाइनली परिणाम क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी देखेंगे कि हर घर तिरंगा अभी एक अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जब कि 1917 के आसपास से ही ताना भगतों के द्वारा हर घर तिरंगा इस तरह का एक प्रोग्राम वो अपने आप में वो लोग मनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, ताना भगतों में ये चीज़ चला आ रहा है कब से? 1917 से। ये क्या करते हैं? तो ये पिछले लगभग 100 साल से ये अपने घरों में तिरंगा की पूजा करते हैं। ठीक है, तो घरों में ये लोग क्या करते हैं? तिरंगा झंडे की पूजा करते हैं। जिस तरह से हर घर तिरंगा ये अभियान चला है, अभी ये लोग 1917 से ही इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने घरों में तिरंगा लगाते हैं और तिरंगा झंडा की लगातार पूजा कर रहे हैं पिछले 100 सालों से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। हो सकता है कि इस तरह का फैक्ट आपसे पूछ दिया जाए। और ये जो हर घर तिरंगा अभियान चला है ये 2022 में चला है, जबकि आप देख सकते हैं कि ये लोग लगभग 100 साल पहले इस तरह का काम कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा ही साल पहले। तो ताना भगतों के बारे में जो मुख्य बातें थी वो इतना ही था। ताना भगत जो आंदोलन था वो इसी तरह का था, जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उसको मिटाने के लिए था। ठीक है, जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, शराब, मदिरा, मांस, इन सब चीज़ों को या हिंसा जो समाज में फैली हुई थी, इन सब को मिटाने के लिए ताना भगत आंदोलन लगातार आगे चलता है। और इसके बाद जो ताना भगत में जो जतरा भगत हैं ये लोगों को बताते हैं कि किस तरह ने धर्मेश मुझे आदेश दिया है और आप लोगों को क्या क्या करना है। तो जिस तरह से ये समाज में शराब नहीं पीना है, आपको मांस नहीं खाना है और भी कई चीज़ें जो समाज के लिए अच्छी हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो इस तरह से ताना भगत आंदोलन में जो मुख्य बिंदु है उतना ही है। उम्मीद है कि आप सारा कहानी समझ गए होंगे। अगर आप इस कहानी को समझ जाते हैं आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी और वहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा, जैसे इनके माता पिता का नाम हो, इनका जन्म स्थान हो, तो इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। इनका जन्म स्थान का जो ज़िला है वो यही गुमला ज़िला है
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही हैं जतरा भगत। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो अगले टॉपिक के बारे में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू सो मच।